नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रनिंग गुड। आज 24 अप्रैल 2022 है दोस्तों, दिन है संडे और आज हम पिछले 5-6 दिनों के मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को रिवाइज करने वाले हैं। वेलकम टू द रिवीजन सेशन ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़। ये एक वीकली रिवीजन है ऑफ कोर्स, और आज संडे है ना, आई एम श्योर आप सब अपना एंजॉय कर रहे होंगे संडे को, राइट। वीकेंड को एंजॉय फैमिली फ्रेंड्स के साथ कर रहे होंगे, एंड आई एम श्योर कुछ ना कुछ प्लान्स भी होंगे। नहीं है देन क्रिएट ए प्लान, राइट। अगर ब्रेक ले लिया है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर मंडे से लेकर आज तक आपने ब्रेक नहीं लिया है तो आई हाईली रेकन यू गाइज टू टेक ए स्मॉल ब्रेक। ये 1 आवर का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, या फिर पूरा दिन हो सकता है। इट डिपेंड्स, राइट। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये टोटली आप पर है। बट एक ब्रेक तो लेना ही है, भले ही वो 1 आवर का क्यों ना हो। यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्टडी फॉर एटलीस्ट 1 आवर ए वीक, मिनिमम 1 आवर। और इसमें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी आप करना चाहे, एक्सरसाइज करना चाहे या फिर गाने सुनना चाहे, फिल्म देखना चाहे, जो भी आपको करना है, राइट, वो आप ज़रूर कीजिए। बिकॉज ब्रेक जो है ना, वो हमें रिजुविनेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिकली भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेक लें, ठीक है। लेकिन ब्रेक आपको जीतना पड़ता है, राइट। जीतना इन द सेंस के अगर पूरा हफ्ता आपने बहुत एंजॉय किया है और फिर संडे का नाम लेकर ब्रेक ले रहे हैं तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग, राइट। जेन्यूनली अगर लेजिट आपकी स्टडीज़ हैं मंडे टू सैटरडे तक, तो फिर संडे को थोड़ा रिवीजन करके, 3-4 घंटे का रिवीजन करके, उसके बाद पूरा दिन भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगेन आई विल लिव इट ऑन यू गाइस टू थिंक अबाउट इट। आगे बढ़े उससे पहले डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। फाइनेंस मिनिस्टर विजिट टू यूएसए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी आज से यूएसए की यात्रा पर जाने वाले हैं और वहाँ पर स्प्रिंग मीटिंग्स होगी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की। तो इस मीटिंग को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अटेंड करने वाले हैं। इसी के साथ साथ वो दूसरे देशों के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, पर्टिकुलरली G20 देशों के जो सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी मीटिंग होगी। तो इसमें इंडोनेशिया हैं, इंडोनेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात होगी, साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा भी कुछ बड़े बड़े देश हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट देश, जिनके साथ एक डिस्कशन होगी। तो अपने काउंटर पार्ट्स के साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, और इसी के साथ उनकी मीटिंग होगी सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ, एनर्जी सेक्टर के साथ जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव्स के साथ, और दूसरे ऐसे सेक्टर्स जो भारत के लिए एक प्रायोरिटी है। तो ऐसे सेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव्स के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की। इसी के साथ वो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, उनको भी मिलने वाले हैं। और इसी के साथ वो जो IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टालिना जियोर्जियावा, तो उनके साथ भी मनी एट ए क्रॉस रोड जो हैं, तो इसको भी पैनल डिस्कशन जो है इसकी अटेंड करने वाले हैं। इसी के साथ एक एटलांटिक काउंसिल है, तो इसको भी अटेंड करने वाले हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और स्टूडेंट्स के साथ भी एक इंटरेक्शन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करने वाले हैं। क्राइसिस इन श्रीलंका, नेपाल। अब श्रीलंका में तो क्राइसिस चल रही है। 1948 के बाद इतनी ख़राब इकोनॉमिक सिचुएशन श्रीलंका की कभी नहीं हुई है, नंबर 1। अब श्रीलंका के साथ साथ नेपाल में भी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस जो है वो हो सकती है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो मीन्स एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनका कहना ये है कि ये दोनों देशों में जो इश्यूज चल रहे हैं, ये फाइनेंशियल इश्यूज, तो इसकी वजह से जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें 20% जितना ड्रॉप जो है वो हमें देखने को मिलेगा। श्रीलंका की बात रही तो हमारे कुछ एक्सपोर्टर्स ने ये कहा कि अगर भारत फ्रेश लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को प्रोवाइड करता है तो ठीक है, वरना जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। भारत ने ऑलरेडी के $2.4 बिलियन, जनवरी से अभी तक की बात करें तो $2.4 बिलियन की सहायता, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी श्रीलंका को
दे दी हैं। न्यू दिल्लीज मेजर एक्सपोर्ट्स टू कोलंबो, यानी कि श्रीलंका को हम क्या क्या मेजर चीज़ें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल, स्टील, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेपाल की बात रही तो नेपाल ने लग्जरी आइटम्स, कार्स, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट सप्लाईज, इन सारी चीज़ों पर एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। भारत जो चीज़ें नेपाल को भेजता है तो उसका 9% जितना पोर्शन जो है वो इन सारी चीज़ों का होता है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसकी वजह से इस साल इन सारे प्रोडक्ट्स में हमें एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट्स में ड्रॉप देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं, जो नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो चीज़ें हम उनको बेचते हैं तो उसका 25% जितना जो है वो सिर्फ ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनता है, लेकिन इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स नहीं लगाए हैं क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। अब ये दोनों देश जो हैं वो भारत के बड़े कस्टमर्स हैं, राइट। $15 बिलियन की आइटम जो हैं वो हमने इन दोनों देशों को प्रोवाइड की हैं। और ये दोनों देशों के लिए इंडिया जो है ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, बहुत बड़ा सोर्स है इन दो देशों के लिए चीज़ों को मंगवाने का। लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, हमारे ट्रेडर्स जो हैं, हमारे जो बिजनेसेस हैं, उनको भी इसकी इम्पैक्ट झेलनी पड़ेगी। MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ूँ उससे पहले डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप में से एक स्टूडेंट ने, आई एम श्योर यू विल बी ए न्यू स्टूडेंट, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या ये लेक्चर जो है वो बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं या फिर इसके लिए रेलेवेंट है। द आंसर इज़ ऑफ कोर्स YES, दैट इज़ यस। ये लेक्चर जो हैं वो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको करंट अफेयर्स पूछा जाता है, राइट। और करंट अफेयर्स के अगर आप डिविजन्स देखेंगे तो यू विल फाइंड के जियोग्राफी का प्रश्न पूछा जाएगा, इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर्स में है तो वी कवर दैट। इसी के साथ कुछ स्टैटिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल MCLR, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे देश में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, सरकारी बैंक, तो द आंसर इज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये सारा मटीरियल जो है वो आपको इसी लेवल, इसी यहाँ पर ही मिल जाता है। जैसे देखिए, रीड दिस लाइन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कंट्रीज बिगेस्ट मास लेंडर बाय एसेट। तो हमें पता चल गया कि इस लाइन को पढ़ने के बाद कि हमारे देश की सबसे बड़ी कोई बैंक है तो दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। तो ये प्रश्न का जवाब, नाउ कमिंग बैक टू दिस MCLR, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जो MCLR हैं उसको जितनी भी रिटेल और जितने भी इंस्टीट्यूशनल लोन्स हैं इनमें इंक्रीज़ किया जाए, और 10 बेसिस पॉइंट से इसको इंक्रीज़ भी किया है। अब ये जो MCLR है ना, दैट इज़ बेसिकली मिनिमम, एक प्रकार का आप समझ लीजिए मिनिमम इंटरेस्ट रेट। ये बैंक का एक प्रकार का मिनिमम इंटरेस्ट रेट है कि इससे नीचे, राइट, इससे नीचे बैंक जो है वो आपको लोन नहीं देगा। ये मिनिमम एक रेट है, इस रेट से नीचे आपको लोन नहीं मिलेगा। नाउ द रीज़न इज, इससे पहले क्या था, मीन्स ये MCLR जो है वो 2016 में इस चीज़ को हमारी बैंक में स्टार्ट किया गया। इससे पहले ऐसा होता था कि अगर कोई बड़ा क्लाइंट है तो बैंक कि उनके साथ कुछ अच्छे टर्म्स हैं तो ऐसे बड़े क्लाइंट को कम रेट पर लोन मिल जाती थी, और जो रेगुलर कस्टमर्स हैं तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। उनको जो लोन बैंक्स देती थी वो थोड़ा हायर इंटरेस्ट चार्ज करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब चली गई बिकॉज ऑफ MCLR, और ट्रांसपेरेंसी आ गई है। अब बैंक्स को हर महीने, एवरी मंथ, लेट मी राइट इट डाउन हियर, तो एवरी मंथ जो है वो सभी बैंक्स को अपना जो ओवरनाइट रेट है, फिर एक महीने का जो इंटरेस्ट रेट है, 3 महीने का इंटरेस्ट रेट, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट, 1 साल का, 2 साल का, ये सारे रेट्स जो हैं वो बैंक को अपनी वेबसाइट पर लिखने पड़ते हैं। तो MCLR की वजह से ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है, और लेट्स से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया, रेपो रेट कम किया, तो जो फाइनल कस्टमर जिसको एक बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो भी फटाफट मिल जाता है बिकॉज ऑफ MCLR। पहले ऐसा होता था कि ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लोन के रेट को कम करते थे या फिर रेपो रेट को कम करते थे, लेकिन बैंक्स जो है वो टाइम पर उसको कट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर एक प्रकार के सिंक्रोनाइजेशन में चीज़ें काम करती है। तो ये कुछ MCLR के बेनिफिट्स हैं, राइट। इन सिंपल टर्म, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट यानी कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके नीचे बैंक जो है वो आपको मीन्स उसके नीचे का रेट जो है वो बैंक आपको ऑफर नहीं करेगी, राइट। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में किया भी जा सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि कभी करेगी ही नहीं, ये पॉसिबल है, लेकिन जनरली स्पीकिंग, व्हेन आई से जनरली, लेट्स से 95% केसेस में रेट जो है वो सही में रहेगा, 99% में केस रेट जो है वो सही में रहेगा, सिर्फ 1% में ऐसा किया जा सकता है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। अब इसको इंक्रीज किया गया है बाय 10 बेसिस पॉइंट्स। बेसिस पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। एक बेसिस पॉइंट यानी कि 0.01%। याद रखने के लिए, मीन्स याद रखना नहीं है, एक बार समझ लोगे तो हमेशा ये चीज़ याद आ जाएगी। 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1%, राइट। अब बस मैथ्स की स्किल अप्लाई कीजिए। 1 बेसिस पॉइंट इज 0.01। तो अगर मैं कहूँ कि 99 बेसिस पॉइंट यानी कि बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है किसी चीज़ को, इसका मतलब है कि 0.99%, और इसमें एक और बेसिस पॉइंट ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1%, इजंट इट। तो दिस इज सिंपल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। तो 10 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.10% या फिर 0.1% ये जो MCLR है उसको इंक्रीज किया गया है। और क्योंकि SBI ने किया है तो जो दूसरी बैंक्स हैं वो भी SBI को अब फॉलो करेगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक इंडिकेशन दे दिया है कि वो आने वाले समय में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी कंडीशन जो है उसको और ज़्यादा टाइट करने वाली है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पैसे के फ्लो को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। और जो दूसरी बैंक्स और नॉन बैंक्स हैं उन्होंने लेंडिंग रेट्स जो हैं इसको 15 बेसिस पॉइंट से ऑलरेडी पिछले महीने ही इंक्रीज कर दिया है। ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क, आई एम श्योर आपको पता है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा मनी एट ए क्रॉस रोड एक मीटिंग, एक सिंपोजियम क्रिएट किया गया था वॉशिंगटन DC में। और इस पर्टिकुलर मीटिंग को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अटेंड किया। और उन्होंने इस मीटिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये इसको लेकर हमें एक ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क चाहिए। पूरी दुनिया को एक ग्लोबल क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क चाहिए। अब नाम से ही पता चल जाता है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए, इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत लाने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, हमें यानी कि पूरी दुनिया को। मैं इस चीज़ पर इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है क्रिप्टोज़ को लेकर। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोज़ जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए और दुनिया की इकोनॉमी के लिए बात करें, दुनिया की सोसाइटी के लिए बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग जो इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाली एक बात है, तो क्रिप्टो डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करते हैं या फिर इनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। नंबर 1 तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एंड नंबर 2 इज़ टेरर फाइनेंसिंग, के आतंकवादी संगठन जो हैं वो एक दूसरे को या फिर जो लोग हैं जो आतंकवादी संगठन को पैसा भेजना चाहते हैं वो क्रिप्टो के माध्यम से दे सकते हैं। तो आतंकवादी संगठन जो हैं वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सोसाइटी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के ये सबसे बड़े रिस्क हैं। अब चीज़ें यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जो कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस अगर हम करें तो भारत सरकार का क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या स्टैंड होगा वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से हमें पता चल सकता है। अभी तक भारत सरकार ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो क्रिप्टो को रोकने के लिए नहीं, या फिर आई वुड से चॉक होल्ड यानी कि उसके ऊपर एक पार्किंग ब्रेक नहीं लगाई है। अभी धीरे धीरे ब्रेक्स अप्लाई करने की शुरुआत की है। फॉर एग्जांपल
टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल गेन पर, जो आपको टैक्स पे करना है क्रिप्टोज पर, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये भी ऐड कर दिया है। तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रांजैक्शन करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट या फिर एक्सपेंसिव बना दिया है, एक्सपेंसिव यानी कि डिफ़िकल्ट बना दिया है। लेकिन अब भारत सरकार का स्टैंड यहाँ पर नज़र आता है कि हमें ग्लोबल लेवल पर एक क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क चाहिए। और ग्लोबल लेवल पर क्यों? क्योंकि कोई भी एक देश अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो फिर हम क्रिप्टोस को रोक नहीं पाएंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए कोशिश अच्छी है कि दुनिया के सभी देश ऑन बोर्ड आकर, हर एक देश आकर क्रिप्टोज को एक प्रकार से बैन करें, राइट। तो ये एक अच्छा सपना है, राइट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वी नो द रियलिटी कि टैक्स हेवंस जो हैं, तो टैक्स हेवंस कभी भी ये चीज़ होने नहीं देंगे। सी वी हैव रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट टैक्स, आपको टैक्स पे करना है, ग्लोबल लेवल पर भी एक एक्सेप्टेंस है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज भी टैक्स हेवंस ऑपरेट कर रहे हैं ना, दुनिया के कितने सारे कोनों पे टैक्स हेवंस है, और इनका इस्तेमाल हर देश डायरेक्टली इनडायरेक्टली करता है। व्हेन आई से देश, आई मीन टू से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। कई सरकारें भी टैक्स हेवंस का इस्तेमाल करती हैं और कई पॉलिटिशियंस भी करते हैं। तो जब तक इस प्रकार के टैक्स हेवंस हैं तब तक क्रिप्टोस को रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल होगा। अगर हम एक ग्लोबल फ्रेमवर्क भी बना लें तो भी टैक्स हेवंस इनको अलाउ करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। तो अगर 100% सभी देश मिलकर इसको रोकने की कोशिश करें तो ये चीज़ पॉसिबल है। एक दो देश भी इसमें से निकल गया तो भी जो मेन एम हमें चाहिए वो एम हम हासिल नहीं कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली ये बड़ा रिस्क है, मनी लॉन्ड्रिंग इससे हो सकता है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकता है, तो ये एक चिंता का विषय तो है ही। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भारत के ग्रोथ के बारे में एक फोरकास्ट दिया है। जनवरी में आईएमएफ का कहना यह था कि भारत का ग्रोथ जो है वो 9% होगा इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 में। लेकिन अब आईएमएफ का कहना यह है कि ग्रोथ जो है वो 8.2% होगा। तो जो फोरकास्ट है उसमें क्लियरली नज़र आता है कि ग्रोथ जो है वो हमारा थोड़ा कम होगा। उसके पीछे रीजंस भी, और रीजंस जो है वो कुछ ऐसे हैं, राइट, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज़ की वजह से एक और चीज़ होती है, उसकी वजह से एक दो चीज़ और होती है। फॉर एग्जांपल वीकर डिमांड और क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो डिमांड जो है वो चीज़ों की कम हो जाती है क्योंकि उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। अब प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा। प्राइवेट कंजम्पशन कम होगा तो फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कम आएगा। फैक्ट्रीज़ का प्रोडक्शन कम आएगा तो उतनी जो नाइट शिफ्ट हैं, एक्स्ट्रा जो काम मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो लोगों की इनकम अगेन कम होगी। इनकम कम होगी तो फिर वो कंजम्पशन कम करेंगे। तो ये जब एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती हैं और ऊपर से इन्फ्लेशन या फिर महंगाई बढ़ती जाती है तो ये साइकिल जो है वो इकोनॉमी का जो पहिया है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन होने लगता है। और स्लो डाउन वाली सिचुएशन में नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता है। तो नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो नई जॉब्स जनरेट नहीं होगी, अगेन वो साइकिल जो है वो चलती रहेगी। तो ये सिचुएशन जो है वो सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में हमें नज़र आ रही है। और एक तो हम कोविड से बाहर निकल रहे थे और ऊपर से ये वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो गई, तो इसने चीज़ों को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया है। इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी डिस्पाइट 0.8 परसेंटेज पॉइंट कट। ये आईएमएफ का कहना यह है कि भारत जो है वो मेजर इकोनॉमीज़ की बात करें, बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो भारत की रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो प्रोजेक्ट किया है, जो फोरकास्ट किया है, प्रोजेक्शन जो किया है, फोरकास्ट जो किया है वो दैट इज़ 7.2%। पहले 7.8 कहा था, अब 7.2। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने भारत के बारे में कहा है 7.5%। चाइना के ग्रोथ की बात करें तो चाइना का ग्रोथ जो है वो पहले 4.8 कहा जाता था, लेकिन अब 4.4% से चाइना ग्रो होगा। रिमेंबर, चाइना की इकोनॉमी हमसे कितनी 5-6 गुनी ज़्यादा बड़ी है, तो 4.4 इज़ नॉट बैड एट ऑल, राइट। और ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो पहले 4.4 कहा जाता था, बट वॉर जब से स्टार्ट हुआ है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो तब से नया फिगर जो है तो उसने ग्रोथ को कट किया है 3.6%। और
ये जो वॉर की इम्पैक्ट है, ये सिस्मिक वेव्स की तरह, अर्थक्वेक की जैसे वेव्स आती है ना, वैसे ही वेव्स की तरह अलग अलग क्षेत्रों को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि कमोडिटी मार्केट्स, ट्रेड, फाइनेंशियल लिंकेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की मुलाकात आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जियोर्जिएवा के साथ हुई, और इस मीटिंग में डिस्कस करते हुए ये बात सामने आई है कि दोनों लीडर्स ने करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, जैसे कि ये वॉर और इसकी इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या होगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। भारत सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसको हम कहते हैं कैपेक्स, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कहते हैं। ये नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जब आप लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो दैट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि आपका परिवार है और अब आप एक फैक्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, राइट। लेट्स से कि ये एक बड़ा सा शेड जो है वो आपने ख़रीदा है और आप यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ज़मीन खरीदी आपने और ये शेड क्रिएट किया, मशीनरीज, ये सारी चीज़ें खरीदी। तो ये क्या किया आपने? ये आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, राइट। ये कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया और आप इससे बिजनेस जनरेट करेंगे, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नया सूट खरीदा, आपने एक नई कार खरीदी, तो दैट इज़ नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप फैक्ट्री के बिजनेस में हैं तो दैट इज़ नॉट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर लेट्स से आप एक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टेज पर जाते हैं और लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, तो अलग बात है कि अगर आपने एक अच्छा सा बिजनेस सूट खरीदा है तो दैट विल बी योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो आपको बिजनेस जनरेट करके दे रहा है। तो हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। तो सरकार के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर कैपेक्स है कि रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना और दूसरी ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करना जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले, तो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2022-23 में सरकार ने कैपेक्स जो हैं उसको 35.4% इंक्रीज़ कर दिया। 7.5 लाख करोड़ रुपीज़ सरकार कैपेक्स में इन्वेस्ट करेगी। आई वॉन्ट यूज़ द वर्ड एक्सपेंस, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जॉब्स और इकोनॉमिकल जो साइकिल है, जो व्हील है, उसको एक नया मोशन मिलेगा। लास्ट ईयर 5.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए थे, इस साल 7.5। और निर्मला सीतारमन जी ने बताया कि एक तो एकोमोडेटिव फिस्कल स्टैंस, यानी कि जहाँ पर अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर सरकार इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार का एक स्टैंड रखा। बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए, राइट, बहुत सारे लॉज में बदलाव किए, उनको अप टू डेट बनाया गया। और मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए रेट और सारी चीज़ों को, लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छा रखा। तो ये तीन बड़ी बड़ी चीज़ों की वजह से जो ये जो रिकवरी है, पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी, वो काफ़ी अच्छी आई है। आईएमएफ के जो एमडी है, उन्होंने भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की काफ़ी तारीफ़ की और कहा कि भारत ने सिर्फ अपने देश में नहीं लेकिन दूसरे पड़ोसी देशों में भी वैक्सीन्स को पहुंचाया और काफ़ी अच्छी चीज़ की। इसी के साथ श्रीलंका की जिस प्रकार से भारत मदद कर रहा है, तो इसकी भी काफ़ी प्रशंसा मैडम जियोर्जिएवा ने की। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, नाम से ही पता चल जाता है कि अगर आप हमारे देश में प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे तो सरकार आपको इंसेंटिव देगी, यानी कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये जो पीएलआई है उसको हमने कई बार डिस्कस किया है। नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही क्विकली मैं बता दूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ी हुई स्कीम है। सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन कुछ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, और सिर्फ हमारे देश के नहीं, फॉरेन के प्रोड्यूसर्स भी भारत में अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं। और अगर वो करते हैं और एक लिमिट से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करते हैं तो सरकार उनको एक प्रकार का बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। अब लेटेस्ट आंकड़ा जो आ रहा है वो ये है कि 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें 2.34 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट इसने अट्रैक्ट किया है। अभी इन्वेस्टमेंट हो नहीं गया है, अभी कमिटमेंट जो है वो इतने का आया है, 2.34 लाख करोड़ रुपीस।
across 14 sectors, which is not bad at all. In fact, it is very very good. और दोस्तों आने वाले अगर 5 सालों की हम बात करें तो 28.15 लाख करोड़ रुपीस जितना आउटपुट, एडिशनल आउटपुट जो है वो पीएलआई स्कीम के माध्यम से जनरेट होगा. 28.15 लाख करोड़ रुपीस, विच इज आउटस्टैंडिंग. आने वाले 5 सालों की बात है. और आने वाले 5 सालों में 6.45 मिलियन न्यू जॉब्स, यानी कि 65 लाख आप पकड़ लीजिए, राइट. 65 लाख जितनी जॉब्स जो हैं वो आने वाले 5 सालों में जनरेट होगी. तो आप हर साल पकड़ लीजिए कुछ 12 लाख जितनी जॉब्स जो हैं वो एक साल में क्रिएट होगी. तो हर महीने कितनी 1 लाख जॉब जो हैं वो ये जनरेट करेगा, इज़न्ट इट, क्योंकि 5 सालों के अंदर इट विल प्रोड्यूस समवेयर अराउंड 65 लाख जॉब्स. रही बात ये 2.34 लाख करोड़ की, तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट जिस क्षेत्रों में हमें देखने को मिला है, तो एक तो है ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल यानी कि कार्स एंड मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा, राइट, व्हीकल्स बेसिकली, और ऑटो कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा. फिर जो बैटरीज हैं, बैटरीज में भी आई वुड से एडवांस्ड केमिस्ट्री, अब ये सारे शब्द भी हमें पता होने चाहिए सर, क्योंकि इन बैटरीज पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज और स्पेशलिटी स्टील हैं. एंड ऑफ कोर्स जो सोलर पैनल हैं इसमें भी पर्टिकुलरली हाई एफिशिएंसी वाली जो सोलर पैनल हैं, तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अट्रैक्ट किया. इंटरेस्ट यानी कि लोगों की रुचि इसमें है, लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस क्षेत्र में ज़्यादा अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं. और होपफुली आने वाले समय में ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये रियलिटी भी बन जाएगी होपफुली. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला और ये फैक्ट आपको याद रखना है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना हमारे देश का, वो हमारी ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कंट्रीब्यूट करता है जीवीए में? 18%, राइट, 18%. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारा जो जीवीए है तो उसका 18% मैन्युफैक्चरिंग से आता है. और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे देश की कितनी जॉब्स कवर करता है? तो 24%. हमारी जो टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं है, हमारी जो वर्कफोर्स हैं, जितने लोग वर्किंग एज में हैं, तो उसमें से 24% लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करते हैं. तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है. ये फैक्ट आप मेंस में, डिस्कशन में, और ये फैक्ट अगर आपको पता मीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये फैक्ट अगर आपको पता है तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग के इंपॉर्टेंस को भी समझ जाएंगे कि अगर इतने लोगों को यहाँ पर जॉब मिल रही है, अब इसी जॉब, यही सारी जॉब्स जो हैं उसमें सैलरीज अगर इंक्रीज हो, बेनिफिट्स इंक्रीज हो, तो ये अच्छी जॉब्स बन सकती है और अच्छी बन सकती है, इज़न्ट इट. रही बात एक इन्फोग्राफिक की, तो देखिए बिग टिकट इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑटो कंपोनेंट्स में 45,000 करोड़ रुपीज़, सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स, बैटरी, स्पेशलिटी स्टील, टेक्सटाइल अपरेल, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग के अलग अलग आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं. और सरकार ने इस चीज़ को लेकर, इस पीएलआई को लेकर 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ ये 14 सेक्टर्स के लिए अलग से रखे हैं, इसका आउटले किया है. अलग से ऐसे एक साथ सरकार अलग से नहीं रख देती, लेकिन हर साल का एक टोटल ब्रेक डाउन किया जाता है कि टोटल कितने, तो क्या 1.97 लाख, और कितने सालों के लिए, तो लेट्स से 5 सालों के लिए. तो फिर सरकार क्या करेगी कि हर साल का जो भी पैसा है वो फिर जब भी देना है उस टाइम पर इसको मैनेज कर लेगी. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एक साथ इतने पैसे ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है. एक स्केल नाम की चीज़ भी है. व्हाट इज स्केल? तो स्केल का फुल फॉर्म है स्टीयरिंग कमिटी फॉर एडवांसिंग लोकल वैल्यू एड एंड एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं स्केल. और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत इसको बनाया गया है. तो अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ये जो स्केल है, स्टीयरिंग कमिटी फॉर एडवांसिंग लोकल वैल्यू एड एंड एक्सपोर्ट्स, ये किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है,
और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे हैवी इंडस्ट्री और इस प्रकार के रीन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री, एंड कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार के नाम दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स राइट आंसर तो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको ये याद रखना है कि स्केल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इट वर्क्स विथ of course DPIIT as well, Department for Promotion of Industry and Internal Trade। तो ये था आज का one of the most important topic, रुपी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने यह कहा है कि रुपी को डी वैल्यू करना या फिर रुपी को और ज़्यादा कमज़ोर बनाना जो है वो भारत के हित में नहीं है। ये भारत के ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, ये हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर रुपी की वैल्यू जो है वो कम होती है तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए, लेट्स से कि हम ऑयल जो है ना, ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं। अब लेट्स से कि एक रुपये की कीमत जो है वो लेट्स से 100 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। ये समझने के लिए मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, राइट। 100 रुपीज़ इज इक्वल टू $1, लेट्स से, राइट। इसको पकड़ कर चलते हैं समझने के लिए। अब अगर हम 1 लीटर ऑयल मंगवाएं, 1 लीटर मान लीजिए, और उसकी कीमत है $1, तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपये, राइट। 100 रुपये में मुझे एक लीटर ऑयल मिलेगा। अब मान लेते हैं कि ये जो रुपये की वैल्यू है ना वो थोड़ी और ज़्यादा वीक हुई। इंटरनेशनल मार्केट में 1 लीटर ऑयल की कीमत जो है वो $1 है, और $1 के मुकाबले रुपये जो है उसकी वैल्यू हो गई 110। लेट्स से रुपये गिर गया, थोड़ा और ज़्यादा कमज़ोर हुआ। तो अब उसी 1 लीटर ऑयल को मंगवाने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? पहले मुझे 100 रुपये, क्योंकि वैल्यू कम हो गई तो फिर मुझे 110 रुपये देने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, इंपोर्ट जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये बहुत ही ईजी एग्जांपल था, इज़न्ट इट? तो इंपोर्ट जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन भी, क्योंकि फ्यूल हम सबसे ज़्यादा मंगवाते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस चली जाएगी। द रीज़न इज़ क्योंकि आज भी हमारी जो इकोनॉमी है ना उसको हम कहते हैं इंपोर्ट लेड इकोनॉमी। जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो हम कहते हैं हमारी इंपोर्ट लेड इकोनॉमी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट लेड इकोनॉमी? इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल, या फिर आप इसको इनपुट भी कह सकते हैं, तो ये बहुत सारे इनपुट और रॉ मटेरियल जो है ना वो हम इंपोर्ट करते हैं। फिर उनका इस्तेमाल यहाँ पर कई बार फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, कई बार रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हम यहाँ पर मंगवाते हैं, असेंबल करते हैं, या फिर उसमें कुछ प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाकर फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब आपका इनपुट और रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाएगा तो फाइनल आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया कि वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि रुपये की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गया, तो आपका इनपुट भी एक्सपेंसिव हो गया। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो यही बात वो हमें समझा रहे हैं, और इसी बात पर हमें ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, isn't it? So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Now I will see you tomorrow. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.